आज हम लोग संस्कृत साहित्य के सारांश, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो वन शॉट वीडियो है। और इसी में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आएगा और सारांश पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और सारांश के यदि अंत तक आप लोग रहते हैं तो एक भी ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव छूटने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सारांश क्या है। तो संस्कृत साहित्य हमारे पास ये जो पहला है संस्कृत साहित्य, ये है क्या? ये एक निबंध है। ये क्या है? एक निबंध है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो संस्कृत साहित्य है ये एक निबंध है। और आज हम लोग संस्कृत साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या है। हो रहा है समाजय से, क्या है? समाजय से यनम पुरुष नारी भिष्य चलती। बोल रहा है कि समाज रूपी गाड़ी पुरुष और नारी से चलती है। समाजय से यनम पुरुषे नारी भिष्य चलती। बोल देगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव कि समाज रूपी गाड़ी किससे चलती है? समाज रूपी गाड़ी किससे चलती है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि समाज रूपी गाड़ी पुरुष और नारी से चलती है। समाज रूपी गाड़ी किससे चलती है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? पुरुष और नारी से। पुरुष और नारी से चलती है। तो यहाँ से वो ऑब्जेक्टिव आएगा। दूसरा बोल रहा है साहित्य अपि उभयो समानम महत्तम। बोल रहा है कि साहित्य में दोनों का समान महत्व है। ये जो संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं इसमें क्या है? पुरुष और नारी को दोनों का समान महत्व है। तो बोल देगा कि साहित्य में किनका समान महत्व है? साहित्य में किनका समान महत्व है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों। या तो बोलेगा हमारे पास कि साहित्य में पुरुष और स्त्री का महत्व कैसा है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? समान है। कैसा है? समान है। और फिर आगे है कि अधुना सर्वासु साहित्य रचनायाम स्त्रियोपि तत्पारा संति ये सिचो लभ्यन्ते। बोल जा रहा है कि आजकल के समय में सभी भाषाओं के रचना में स्त्री तात्पर्य है। स्त्री भी क्या है? कम नहीं है। बोल रहा है कि आजकल के समय में सभी भाषा में रचना में स्त्री भी क्या है? तात्पर्य है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि आजकल के समय में सभी भाषाओं के रचना में कौन तात्पर्य है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्त्री। कौन तात्पर्य है? स्त्री तात्पर्य है। तो यहाँ से और बोल सकता है आजकल के समय में स्त्री किसमें तात्पर्य है? स्त्री किसमें तात्पर्य है? तो सभी भाषाओं में। क्या बोलेंगे? सभी भाषाओं में क्या है? स्त्री तात्पर्य है। फिर बोला संस्कृत साहित्य प्राचीन काले देव साहित्य समृद्धो योगदान न्यून अधिकम प्राप्ते। हो रहा है कि प्राचीन काल के समृद्ध बनाने में स्त्री का कम और अधिक योगदान है। न्यून अधिकम, यहाँ पे क्या है कि प्राचीन काल के समृद्ध बनाने में, किसको बनाने में? प्राचीन काल के समृद्ध बनाने में स्त्री का क्या कम और अधिक योगदान है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा प्राचीन काल के समृद्ध बनाने में स्त्री का कैसा योगदान है? तो कैसा योगदान है? कम और अधिक। कैसा योगदान है? कम और अधिक योगदान है। या तो बोलेगा हमारे पास कि प्राचीन काल के समृद्ध बनाने में कम और अधिक योगदान किसका है? स्त्रियों का। किसका है? स्त्रियों का। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या है? 3-4 दोनों का सही है कि समाज की गाड़ियां किससे चलती है? स्त्री और पुरुष से। फिर बोल देगा कि साहित्य में दोनों का महत्व कैसा है? तो समान। या तो साहित्य में समान महत्व किनका है? तो दोनों का, पुरुष और स्त्री का। फिर बोल देगा आजकल के समय में सभी भाषाओं की रचना में किसका तात्पर्य है? स्त्रियों का। या तो बोलेगा कि आजकल समय में किनका, स्त्रियों का तात्पर्य किसमें है? तो सभी भाषाओं में। या बोलेगा प्राचीन काल के समृद्ध बनाने में स्त्रियों का कैसा योगदान है? तो कम और
अधिक, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यून और न्यून अधिकम। फिर बोल देगा प्राचीन काल के समृद्ध में कम और अधिक किसका योगदान है? स्त्रियों का। किसका? स्त्रियों का। तो यहाँ से आशा करते हैं कि आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो अगले बढ़ते हैं। हो रहा है हमारे पास यहाँ कि पाठे अस्मिन्नति प्रसिद्धानाम लेखिका नावेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूरे तासाम योगदान ज्ञाते। कि बोल रहा है इस पाठ में पाठेन अस्मि, इस पाठ में सभी प्रसिद्ध लेखिका का वर्णन है। क्या बोल रहा है? इस पाठ में सभी प्रसिद्ध लेखिका का वर्णन है। इन्होंने संस्कृत साहित्य पूरा करने में योगदान किया है। तो जो हम लोग आज संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं, जो आज हम लोग संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं, वो उसमें किसका किसका चर्चा है? तो सभी प्रसिद्ध लेखिका का। किसका चर्चा है? जितने भी प्रसिद्ध लेखिका हैं उनका क्या है? चर्चा किया गया। उनका क्या है? चर्चा किया गया है। और उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बोल रहा है विपुला संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवियु शास्त्र करश्च क्या है यहाँ पे? समर्दितम। बोल रहा है यहाँ पे कि संस्कृत साहित्य को विस्तार करने में विभिन्न स्त्रियों का योगदान है। बोल देगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव यहाँ से कि संस्कृत साहित्य को विस्तार करने में विभिन्न योगदान किसका है? स्त्रियों का। क्या है? स्त्रियों का। ये चैप्टर बहुत ही कठिन है और इससे बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है। जब बिहार बोर्ड एग्जाम होता है तो इस चैप्टर से, संस्कृत साहित्य चैप्टर से बहुत ऑब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव भी सभी पूछने लायक ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते जा रहे हैं और इसका ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग तुरंत देखने वाले भी हैं। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैदिक काल आधारण भय शास्त्राणाम काव्यानाश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुष दत्तचित अभवत् तथैव स्त्रियोऽपि तदावधना प्राप्यन्ते। हो रहा है कि वैदिक काल में, किस काल में? वैदिक काल में संस्कृत साहित्य लिखने में और रक्षा करने में जिस प्रकार से पुरुष लगे थे उसी प्रकार स्त्रियों भी लगी थी वैदिक काल में। अभी हम लोग क्या है? अभी हम लोग किताबों को भी होता है, हम लोग का जो किताब खरीदे रहते हैं वो किताब फट गया तो दूसरा फोटो कॉपी वाला ले लेते हैं, ये तो तुरंत फोटो कॉपी करा लेते हैं। लेकिन जब वैदिक काल था तो जितना लिखते थे, जितना मेहनत से, उतना मेहनत से उसकी रक्षा भी करते थे, क्योंकि उस समय फोटो कॉपी का जमाना नहीं था। तो वही बोल रहा है कि वैदिक काल में संस्कृत साहित्य लिखने में और रक्षा करने में जिस प्रकार से पुरुष लगे थे उसी प्रकार से स्त्री भी लगी थी। कौन लगे थे? स्त्री भी लगी थी। और फिर बोल रहा है वैदिक युग मंत्राय दर्शका न केवल ऋषिकाए प्रत्युक्त ऋषिका अपि संति। बोल रहा है यहाँ पे कि वैदिक काल में मंत्र का उच्चारण ऋषि और ऋषिकाएं दोनों करते थे। ऋषि मतलब जो मुनि होते हैं, और मुनि की जो पत्नी होती थी ऋषिकाएं ये भी क्या करते थे? मंत्र के उच्चारण करते थे। ये भी क्या करते थे? मंत्र का उच्चारण करते थे। तो किस युग में? वैदिक युग में। वही बोल रहा है कि वैदिक युग में मंत्र का उच्चारण ऋषिका और ऋषिकाएं दोनों करते थे। तो बोल देगा कि वैदिक काल में मंत्र का उच्चारण कौन कौन करते थे? तो ऋषि और ऋषिकाएं। या तो बोलेगा वैदिक काल में ऋषि और ऋषिकाएं दोनों क्या करते थे? तो मंत्र का उच्चारण करते थे। किसका उच्चारण करते थे? मंत्र का उच्चारण करते थे। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि ऋग्वेद, क्या बोल रहा है? ऋग्वेद विसति रथ क्या बोल रहा है आगे? ऋग्वेद चतुर्विशति यथर्ववेद च पंच ऋषिकाएं मंत्र दर्शन वत्यो नृत्यंसते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी
बाग में भ्रीनी इत्यादि। बोल रहा है यहाँ पे कि ऋग्वेद, समझना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत आएगा कि ऋग्वेद चतुर्विशति, चतुर्विशति मतलब 24 होता है। कितना होता है? 24। ऋग्वेद में कब? ऋग्वेद में 24। बोल देगा कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, कितने ऋषिकाओं का वर्णन है, तो क्या बोलेंगे? 24। और यथर्ववेद, यथर्ववेद 54। और यथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है, तो पंच मतलब 5। और ऋषिका मंत्र दर्शनवतियों। बोल रहा है यहाँ पे कि मंत्र का उच्चारण करते थे, उनका नाम भी है यमी, यपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बाग्मा, ऋणी। बोला ये सब क्या है कि मंत्र के उच्चारण करते थे। तो यहाँ पे वही बोला है कि ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएं, यथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र का उच्चारण करते थे, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बाग्मा, ऋणी इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब उच्चारण करते थे। किस काल में? वैदिक काल में। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 24। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 24। और यथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 5। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये दो पूछेगा, ये 2 लाइन से। और फिर बोला है वृद्ध अरण्यकोपनिषद आज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री दर्शनी करुणा चिंती वर्णिता अयम आज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षति। इस देखिए, इस लाइन से देखिए कितना ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से तो हम लोग आगे कहते हैं कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 24। और यथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 5। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वृद्ध अरण्य उपनिषद। बोल रहा है कि उपनिषद कितने होते हैं? 108। कितने हैं? 108। 108 में एक उपनिषद वृद्ध अरण्य है। कौन है? वृद्ध अरण्य। वृद्ध अरण्य में आज्ञवल्क्य की पत्नी जो मैत्री है, बोल देगा आज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? मैत्री। आज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? मैत्री। बोल रहा है दर्शनी करुचिंती। बोल रहा है यहाँ पे कि ब्राह्मण, यहाँ वृद्ध अरण्य होगा, यहाँ पे क्या होगा? वृद्ध अरण्य। वृद्ध अरण्य उपनिषद में आज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री है। और इस उपनिषद में दार्शनिक के रूप में मैत्री का वर्णन है। बोल देगा कि वृद्ध अरण्य में मैत्री का किस रूप में दर्शन है, किस रूप में मतलब दिखाया गया है, तो दार्शनिक के रूप में। किस रूप में? दार्शनिक के रूप में। या तो बोल देगा दार्शनिक के रूप में वृद्ध अरण्य में किसको मतलब किसका वर्णन है? किसका वर्णन है? तो मैत्री का। किसका वर्णन है? मैत्री का। मैत्री किसका पत्नी है? तो आज्ञवल्क्य की। आज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? तो मैत्री है। और बोल रहा है यहाँ पे कि वर्णिता मतलब वर्णन है अयम आज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षति। बोल रहा है कि आज्ञवल्क्य ने उसे क्या चीज की शिक्षा दिया था? आत्म तत्व का। किस चीज का मतलब शिक्षा दिए थे? आत्म तत्व का। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? वृद्ध अरण्य में किनका वर्णन है? वृद्ध अरण्य उपनिषद में किनका वर्णन है? तो मैत्री का। किस रूप में? दर्शनीय रूप में, दार्शनिक रूप में वर्णन है। और मैत्री किसका पत्नी है? तो आज्ञवल्क्य की। आज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? तो मैत्री। आज्ञवल्क्य ने किनको शिक्षा दिए थे? तो मैत्री को। क्या शिक्षा दिए थे? आत्म तत्व का। आत्म तत्व का शिक्षा किसे दिया था? तो मैत्री को। एक लाइन से सोचिए कितना ऑब्जेक्टिव है। एक लाइन से कितना ऑब्जेक्टिव है। तो वृद्ध अरण्य में किसमें हम लोग बोलेंगे? वृद्ध अरण्य में आज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्री। या तो मैत्री किसकी पत्नी है? आज्ञवल्क्य की। वृद्ध अरण्य में किस रूप में वर्णित है? तो दार्शनिक रूप में। किस रूप में वर्णित है? दार्शनिक रूप में। फिर बोला आज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया था? तो मैत्री को। किसे शिक्षा दिया था? मैत्री को। मैत्री ने आज्ञवल्क्य से क्या शिक्षा लिया था? आत्म तत्व का। कौन सी शिक्षा दिया था? आत्म तत्व का। तो यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है? यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। और फिर आगे बोला जा रहा है हमारे पास
आगे देखिए, आगे बोल रहा है जनक सभायाम। क्या है? जनक सभायाम। जनक जनक से सभायाम शास्त्रार्थ कुशल गार्गी गार्गी वचकनवी तिष्ठन्ति सम। बोल रहा है जनक की सभा में। श्री राम भगवान के पिता के नाम दशरथ और माता सीता के पिता के नाम जनक। कौन थे? जनक। तो वही बोल रहा है जनक कैसे सभायाम, जनक की सभा में। किसकी सभा में? जनक की सभा में। शास्त्रार्थ कुशला, कंपटीशन होता है ना, कोई चीज की प्रतियोगिता होता है, तो एक तरफ से लड़का एक तरफ से लड़की, दोनों के बीच में क्या होता है? कंपटीशन होता है। उसी प्रकार शास्त्रार्थ कुशल, शास्त्र के, वेद के, पुराण के, ये सब के बारे में क्या है? शास्त्रार्थ होता था कि सबसे युद्ध कैसा अच्छा होता है, सबसे अच्छा साहित्य क्या है, सबसे अच्छी लड़ाई कैसे की जाए, ये सब क्या है? दोनों के बीच में क्या किया जाए? दोनों के बीच में शास्त्रार्थ कराता है। दोनों के बीच में क्या कराता है? शास्त्रार्थ कराता है। वही बोल रहा है गार्गी। किससे? गार्गी। वही बोल रहा है यहाँ पे कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल करने में गार्गी बैठती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल करने में कौन बैठती है? तो गार्गी। यहाँ से हम लोग आ रखेंगे कि जनक की सभा में, किनकी सभा में? जनक की सभा में गार्गी। जनक की सभा में कौन बैठती है? तो गार्गी। जनक की सभा में कौन बैठती है? तो हम लोग बोलेंगे गार्गी। और बोलेंगे महाभारत की सभा में, महाभारत की सभा में कौन बैठते हैं? तो सुलभा। सुलभा कौन बैठते हैं? सुलभा। और फिर बोलेंगे हम लोग कि वृद्ध अरण्य में, जब हम लोग पढ़े थे वृद्ध अरण्य में किनकी बारे में वर्णन है? तो मैत्री का। किसका है? मैत्री का। 3 बार हम लोग आगे रखेंगे। वृद्ध अरण्य उपनिषद में किसके बारे में चर्चित है? मैत्री का। और जनक की सभा में किसके बारे में वर्णित है? तो गार्गी का। और महाभारत की सभा में किसके बारे में वर्णित है? सुलभा का। ये ऑब्जेक्टिव हम लोग आगे रखेंगे। तो यही यहाँ बोल रहा है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल करने में गार्गी बैठती है। फिर बोल रहा है महाभारत अपनी जीवन प्रयत्न वेदांत शीलम प्राय सुलभ वर्ण लभ्यते। देखो यहाँ पर महाभारत की सभा में कौन? सुलभ। भाई यहाँ पर महाभारत मंत्री पूरा जीवन वेदों का अनुशीलन करने वाली सुलभा का वर्णन है। बोल रहा है कि जो मंत्र का पूरा जीवन, कहाँ का? महाभारत के जीवन वेदों का अनुशीलन करने वाली सुलभा का वर्णन है। तो बोल देगा महाभारत में किनका वर्णन है? तो सुलभा का। किनका वर्णन है? सुलभा का। और वृद्ध अरण्य उपनिषद में किनका वर्णन है? तो मैत्री का। और जनक की सभा में किनका वर्णन है? तो गार्गी का। यहाँ से हम लोग का क्या है? एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। और जो गार्गी है क्या कर रहा है? तो शास्त्रार्थ कुशल। क्या कर रहा है? शास्त्रार्थ कुशल। और हम लोग आगे देखते हैं अगली पंक्ति में कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्राय हो रहा है कि चत्वारिशत कवित्री सात संत। क्या हो रहा है? सात मतलब क्या होता है? सात मतलब होता है आधा। सात मतलब क्या होता है? आधा। और सप्तम मतलब क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। 100 और आधा था 150। 100 और आधा कितना होता है? 150। पद्यानि और अस्फुट रूपेण इत अस्ततो लभ्यन्ते। और लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री। यहाँ पे देखो चत्वारिश 40 कवित्री का वर्णन है। बोल देगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है? तो 40। हम लोग इसके पहले याद किए थे। क्या याद किए थे? कि ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24। और यथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 5। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लौकिक संस्कृत साहित्य। इसमें पढ़ रहे हैं लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य में
कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 40। ये भी हम लोग क्या है 3 ऑब्जेक्टिव एकदम याद रखेंगे कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का मतलब वर्णन है 24, अथर्ववेद में 5, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है और 50 पद मिलते हैं, 50 नहीं 150 पद। कितने पद मिलते हैं? 150 पद मिलते हैं। 60 मतलब आधा और 70 मतलब 100, 150 पद मिलते हैं। कितने पद मिलते हैं? फिर बोला तासु विज्ञान का प्रथम कल्प वर्तते, बोल रहा है उसमें से सबसे प्रथम कल्पा किसको कहा जाता है? विज्ञानका को कहा जाता है। जो 40 कवित्री है, 40 कवित्रियों में सबसे प्रथम कल्पा किसे कहा जाता है? तो विज्ञानका को। किसको कहा जाता है? तो बोल देगा प्रथम कल्पा कौन है? प्रथम कल्पा किसे कहा गया है? तो किसे कहेंगे हम लोग? विज्ञानका को, विज्ञानका को। किताब है किसी के पास संस्कृत में? संस्कृत है किसके पास? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसमें से सबसे प्रथम कल्पा किसे कहा गया है? तो विज्ञानका को। फिर सचो श्याम वर्ण सिद्धिति पद्येन अस्फुटी भवति, और बोला विज्ञानका का रंग कैसा है? श्याम वर्ण का। बोल देगा कि विज्ञानका का रंग कैसा है? श्याम वर्ण का। श्याम वर्ण की कौन थी? श्याम वर्ण की कौन थी? तो विज्ञानका। फिर बोल रहा है यहाँ पे उसी पर श्लोक बोला गया है कि नीलोत्पलदल श्यामा, नीलोत्पलदल श्यामा विज्ञानकम जानता वृथेव दंडन्या प्रवक्त को सर्व शुक्ला सरस्वती। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि नील कमल के पत्ते से विज्ञानका की तुलना किया गया है। बोल देगा कि नीलोत्पलदल श्यामा किसे कहा गया है? तो विज्ञानका को। किसे कहा गया है? विज्ञानका को। बोल देगा या तो नील कमल के पत्ते से विज्ञानका की तुलना किसने किया था? तो बोला सभी लोगों ने किया था, लेकिन बोला कि ब्रीथेव दंडिना प्रवक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, लेकिन बोला ब्रीथेव दंडी ने इसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। तो बोल देगा विज्ञानका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दांडी ने। किसने कहा है? दांडी ने। किसे कहा है? तो विज्ञानका को। किसे कहा है? विज्ञानका को। क्या कहा है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती। क्या कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती। तो यहाँ से हम लोग आ रखेंगे कि सर्व शुक्ला सरस्वती विज्ञानका को किसने कहा है? तो दांडी ने। किसने कहा है? तो दांडी ने। तो यही वही बोल रहा है कि नीलोत्पलदल श्यामा किसे कहा गया है? तो विज्ञानका को। और दांडी ने विज्ञानका को किस नाम से बताया है? तो क्या? सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला सरस्वती विजय को किसने कहा है? तो दांडी ने। किसने कहा है? दांडी। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ कि नील कमल के पत्ते से विज्ञानका की तुलना किया गया है, लेकिन पृथ्वी दांडी ने इसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। और फिर हम लोग अगले पंक्ति में कि तैस्य काल, क्या बोल रहा है कि तैस्य काल अष्टम शतक मित्य नुमीयते, बोला कि उनका समय 8वीं सदी के अनुमान लगाया गया। किनका? विज्ञानका का। किनका? तो बोल देगा कि विज्ञानका का समय क्या था? तो 8वीं सदी। विज्ञानका का समय क्या था? 8वीं सदी। तो हम लोग आज किस तरह रखेंगे? हम लोग आज रखेंगे कि विजय के बार हुआ? 8 बार। विजय कितना बार हुआ? 8 बार। तो आज रखेंगे विज्ञानका। विजय मतलब विज्ञानका। तो विजय कितने बार हुए? 8 बार। सीधा बैठो। तो बोल देगा कि विज्ञानका की समय क्या थी? तो 8वीं सदी। तो हम लोग आज रखेंगे विजय कितने बार हुए हैं? 8 बार। इस तरह 3 का समय आता है, 3 व्यक्तियों का समय आता है। तो हम लोग आज रखेंगे विजय का समय क्या है? 8वीं सदी। विजय का क्या है? 8वीं सदी। फिर बोला चालुक वंश से चंद्रादित्य राज्ञ विजय भट्टारिका विज्ञानका इति बहवो मन्यते। बोल रहा है कि चालुक वंश के राजा
चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका विजयांका, कहाँ के? विजयांका के साथ विवाह हुआ। विजयांका के साथ क्या हुआ? विवाह हुआ। तो कहाँ के राजा? चालुक्य वंश के। चालुक्य वंश के राजा कौन है? चंद्रादित्य है। चंद्रादित्य की पत्नी के नाम क्या है? विजय भट्टारिका। उनके के साथ क्या हुआ था? विवाह हुआ था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, चालुक्य वंश के राजा कौन है? चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा कौन है? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की पत्नी के नाम क्या है? विजय भट्टारिका। कौन है? विजय भट्टारिका। और बहुत से लोग विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहते थे। बहुत से लोग विजय भट्टारिका को ही क्या कहते थे? विजयांका कहते थे। फिर बोला यहाँ पे किंच शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रामा प्रवृत्तियों दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्ध। और है कि भट्टारिका जो है, जो यह क्या है? विजय भट्टारिका जो है, देव कुमारिका जो है, राम भद्राम्बा जो है, और यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि प्रवृत्तियों जो है ये दक्षिण भारत के संस्कृत की कवित्री है। तो बोल देगा विजय भट्टारिका कहाँ की संस्कृत कवित्री है? तो दक्षिण भारत की। कहाँ के है? दक्षिण भारत की। या तो देव कुमारिका कहाँ के मतलब संस्कृत कवित्री है? तो दक्षिण भारत की। या तो राम भद्राम्बा कहाँ के संस्कृत कवित्री है? दक्षिण भारत के। तो हम लोग याद रखेंगे ये सब कहाँ के हैं? तो दक्षिण भारत के। कहाँ के हैं? दक्षिण भारत। और फिर अगले पंक्ति है हमारे पास कि विजयनगर से राजेश से क्या बोला यहाँ पे कि विजयनगर से राजेश नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासे असनंती विदित में बोल रहा है यहाँ पे कि विजयनगर के नरेश ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए। तो बोल देगा कि कहाँ के राजा ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए थे? तो कहाँ के राजा ने? विजयनगर के राजा नरेश ने। विजयनगर के राजा जो नरेश थे वो संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए क्या किए थे? बहुत प्रयास किए। या तो बोल देगा विजयनगर के राजा जो नरेश हैं वो किस भाषा को संरक्षण करने के लिए बहुत प्रयास किए थे? संस्कृत भाषा को संरक्षण करने के लिए क्या किए थे? बहुत प्रयास किए थे। यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव आएगा। और फिर बोल रहा है यहाँ पे तेसामंत पुरेयपि संस्कृत रचना कुशला राज्य अभवन। बोल रहा है कि राज्य भवन के तेसामंत में जो स्त्री बैठती थी, क्या है? जो स्त्री बैठती थी वो भी संस्कृत लिखने में बहुत कुशल थी। बोल रहा है यहाँ पे देखो तेसामंत। तेसामंत किसको बोलता है? पहले राजा में क्या होती थी? जहाँ पे सिर्फ रानियां या तो सिर्फ स्त्री रहती थी, वहां पे कोई भी पुरुष को जाना मना है, सिर्फ राजा को छोड़ के। तो उसी को क्या कहा जाता था? तेसामंत। तो बोला जहाँ पे सिर्फ स्त्रियां बैठती थी ने वहां भी क्या था? संस्कृत लिखने में बहुत कुशल थी। वो भी सब स्त्रियां क्या थी? संस्कृत लिखने में क्या थी? बहुत अच्छी थी। तो वही बोल रहा है कि तेसामंत राज्य भवन के तेसामंत में जो स्त्री बैठती थी वो भी क्या है? संस्कृत लिखने में क्या था? बहुत ही कुशल था। और अगला है यहाँ पे कंपन रायस चतुर्दशक कम राज्य गंगा देवी मधुरे विजयम इति महाकाव्य स्वामीनो मुद्रे विजय घटना मिश्रित या रचिते तत्रालंकारना सन्निवेश आवर्जको वर्तते। यहाँ से भी बहुत ऑब्जेक्टिव आता है। यहाँ से क्या पढ़ा? कंपन राय। क्या हम लोग बोलेंगे? कंपन राय की रानी गंगा देवी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कंपन राय की रानी कौन है? गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन है? इसके पहले हम लोग आज क्या किए थे? चंद्रादित्य की पत्नी के नाम कौन है? विजय भट्टारिका। ये हम लोग पढ़े थे। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंपन राय। क्या पढ़ रहे हैं? कंपन राय की पत्नी के नाम क्या है? गंगा देवी। क्या है? गंगा देवी। हम लोग यहाँ से आज कैसे करेंगे देखना है, एकदम बहुत ही सटीक से। वही पढ़ा है कंपन राय की रानी गंगा देवी, वो 14वीं सदी का था। बोल देगा कि गंगा देवी के समय क्या थी? 14वीं सदी। और गंगा देवी का एक महाकाव्य मधुर विजयम, कई मधुर विजयम है जिसमें अपने बोल रहा है कि
यहाँ पे जिसमें अपने बोल रहा है कि कंपन रह के विजय जब हुआ था ना, बोल रहा है कि जब विजय पाया, जब लड़ाई कर रहा था कंपन राय ने और मधुरे से क्या किया, मधुरे पर अपना विजय प्राप्त कर लिया, तो उसी के विषय में घटना लिखे हैं जो मधुरे को क्या किए थे, जीते थे, जो मधुरे को क्या किए थे, जीते थे। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे कि कंपन राय की पत्नी का नाम क्या है, गंगा देवी। कंपन, कंपन मतलब हिलना, हिलता कौन है, गंगा की पानी। तो भाई बोलेगा कंपन राय की रानी कौन है, गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन है, अब कंपन पानी कितने बार हिलता है, बोलेंगे 14 बार। कितने बार हिलता है, तो बोलेंगे कि गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं सदी। हम लोग विजय कितना बार प्राप्त किए, 8 बार, तो विजयांका की समय क्या है, तो 8वीं सदी। पानी कितने बार कंपन होता है, 14 बार, तो गंगा देवी, क्योंकि गंगा हिल रही है, तो गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं सदी। गंगा देवी किनके पत्नी है, तो कंपन राय, कंपन हो रहा है। तो आज रखेंगे कंपन राय की पत्नी का नाम कौन है, गंगा देवी। और गंगा के पानी कैसा होता है, मधुर। गंगा के पानी कैसा होता है, तो गंगा देवी ने एक रचना किए थे, उसका नाम क्या है, मधुर विजयम। क्या है, उस महाकाव्य का नाम क्या है, मधुर विजयम। तो हम लोग बोलेंगे गंगा देवी का पानी कैसा होता है, मधुर, तो उस महाकाव्य का नाम क्या है, मधुर विजयम। यहाँ से सब लोग हुआ। और जो मधुर विजयम लिखा ये महाकाव्य किसके विषय में, तो उनका जो पति कंपन रहा है वो मधुरे से, कहां से, मधुरे से जीत कर विजय प्राप्त कर लिया है, उसी के घटना के बारे में किसमें लिखा है, मधुर विजयम में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कंपन राय की पत्नी कौन है, तो गंगा देवी। गंगा देवी किनकी पत्नी है, तो कंपन राय की। बोलेंगे गंगा देवी के समय क्या थी, 14वीं सदी। और गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना किए थे, तो मधुर विजयम, क्योंकि गंगा की पानी कैसी होती है, मधुर होती है। तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तस्मिन में राज्य 16 शतके मतलब 16वीं सदी में, और उसी राज्य में 16 शतके 16वीं सदी के शासन कुर्वतः अच्युत रायस रागी तिरुमलांबा वरदांबिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य रच्यते। यहाँ पे पढ़ा कि उसी राज्य में, जिस राज्य में कौन, कंपन राय की रानी गंगा देवी 14वीं सदी था, और यहाँ पे फिर पढ़ा उसी राज्य में 16वीं सदी में, कब, 16वीं सदी में कौन, अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा। अच्युत राय की रानी कौन है, तिरुमलांबा वरदांबिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है, तो तिरुमलांबा। क्या है, तिरुमलांबा। इसका क्या समय था, तो 16वीं सदी। इसका क्या समय था, 16वीं सदी। और ये किसकी रचना किए थे, तो चंपू काव्य की रचना किए थे। किस काव्य की रचना किए थे, तो चंपू काव्य की रचना किए थे। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव बात कैसे करेंगे कि 8वीं सदी किसका था, तो 8 बार कौन जीता था, विजय कौन हुआ, तो विजयांका का। हम लोग कितने बार जीते हैं, 8 बार, तो विजयांका का समय कितना हो गया, 8। और कंपन कितना हुआ, 14 बार। कंपन कितना हुआ, तो 14वीं सदी। कंपन कहाँ होता है, गंगा में। तब बोलेंगे गंगा देवी का समय क्या है, तो 14वीं सदी। और अभी जो आया है तिरुमलांबा, जो किनकी पत्नी है, अच्युत राय की। किनका है, तो अच्युत राय का बोलेगा कौन समय था, तो 16वीं सदी। कौन समय था, तो अच्युत राय की समय क्या है, तो बोलेंगे 16वीं सदी। इतना हुआ। चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका, नहीं बोलेंगे। और हम लोग बोलेंगे गंगा देवी किनके पत्नी है, तो कंपन राय की। और अच्युत राय किसकी, अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है, तिरुमलांबा। गंगा देवी ने जो रचना किए थे उसका नाम क्या है, उस महाकाव्य का नाम, तो मधुर विजयम, क्योंकि गंगा पानी मधुर होता है। और जो अच्युत राय की जो पत्नी है तिरुमलांबा, वो किस काव्य की रचना किए थे, तो चंपू काव्य के। तो वही यहाँ पे बोल रहा है उसी राज्य में, यहाँ पे 16वीं होगा। 16वीं सदी में शासक करते हुए अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा वरदांबिका की रचना किए हैं। किसकी रचना की है, चंपू काव्य, यहाँ होता चंपू काव्य की रचना किए हैं। और फिर आगे हमारे पास कित्तत्र, क्या बोला यहाँ पे, कित्तत्र
संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पदवल्य ललित पद विन्यासेन सात्री सौव्यते। बोल रहा है कि उनके घटा हो गया यहाँ पे, उनके घटा के समस्त पद में उनके गद के क्या होगा यहाँ पे, उनके गद के समस्त पद में घटाए हैं, उनके गद के समस्त पद में क्या है, घटाए। फिर वह संस्कृत साहित्य परियुक्तम दीर्घतम समस्त पदवामी तत्रैव लभ्यते। और वह संस्कृत के बड़े बड़े पद चंपू काव्य में लिखा है। बोल देगा कि किसके पद में बड़े बड़े पद लिखा है, तो चंपू काव्य में। और चंपू काव्य की रचना कौन किए थे, तो तिरुमलांबा। होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा शब्द, बहुत बड़ा शब्द लिखा रहता है, तो बहुत बड़े शब्द किस काव्य में लिखा हुआ है, तो चंपू काव्य में। बोल देगा बहुत बड़े बड़े शब्द किस काव्य में लिखा हुआ है, चंपू काव्य में। और चंपू काव्य के रचनाकार कौन है, तिरुमलांबा। कौन है, तिरुमलांबा। और फिर अगला है आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता छमाराव। बोल देगा आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका कौन है, तो पंडिता छमाराव। कौन है, पंडिता छमाराव, जिनका समय 1890 में जन्म हुआ और 1953 में उनका देहांत हो गया। नाम थे विदुषी। विद्वान बोलता है किसको, पुरुष को, और जो स्त्री होता है उसको बोलते हैं विदुषी। और अतीव प्रसिद्ध और आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका जो पंडिता छमाराव है, जिनका जन्म 1890 और मृत्यु 1953 में हुई है, वो क्या है, अति प्रसिद्ध है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका कौन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पंडिता छमाराव। या तो पंडिता छमाराव किस काल के अति प्रसिद्ध लेखिका है, तो आधुनिक काल के। किस काल के, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा आधुनिक काल के प्रसिद्ध लेखिका कौन है, तो हम लोग बता सकते हैं कौन है, पंडिता छमाराव। कौन है, पंडिता छमाराव। फिर बोलते स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडित से महतो विदुषो जीवन चरित्रम शंकर चरित्रम इति रचितम। बोल रहा है यहाँ पे कि उनके पिता, किनके पिता, पंडिता छमाराव के। पंडिता छमाराव के जो पिता है, कौन पिता है, शंकर पांडुरंग। बोल देगा पंडिता छमाराव के पिता कौन है, तो शंकर पांडुरंग। उनके जीवनी पर एक रचना किए थे और उस रचना का नाम है शंकर चरित्रम। कौन है, उनके जो पिता के नाम था ने शंकर पांडुरंग, उसी के नाम पर मतलब एक रचना किए थे, उस रचना का नाम है शंकर चरित्रम। शंकर पांडुरंग उनके पिता के नाम थे और जो रचना किए थे वो शंकर चरित्रम है। कौन है, शंकर। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे हम लोग कि पंडिता छमाराव किस काल के प्रसिद्ध लेखिका है, तो आधुनिक काल के। उनके पिता के नाम क्या है, तो शंकर पांडुरंग। और किस रचना के मतलब निर्माण किए थे, तो शंकर चरित्रम। और फिर बोल रहे हैं कि गांधी दर्शन प्रभावित, और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथ प्रणीतवती। और बोला उन्होंने गांधी के दर्शन के बाद, किन्होंने, तो पंडिता छमाराव ने। बोला पंडिता छमाराव ने गांधी के दर्शन के बाद, बोलेगा कि किनके दर्शन के बाद, तो गांधी के दर्शन के बाद प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, किसका, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी और कथा मुक्तावली, विचित्र परीक्षा छात्र, और बोला है कि ग्राम ज्योति इत्यादि के क्या किए थे, अनेक गद्य और ग्रंथ की रचना किए थे। तब बोल देगा कि पंडिता छमाराव किनसे प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता लिखा है, तो गांधी जी से। या तो गांधी जी से प्रभावित होकर क्या लिखे हैं, तो सत्याग्रह गीता, या तो फिर मीरा लहरी, या तो कथा मुक्तावली, या तो विचित्र परिषद छात्र, या तो ग्राम ज्योति। ऐसा सब किनकी रचना है, ऐसा सब किनकी रचनाएं हैं, तो पंडिता छमाराव की। किनकी रचना है, और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि वर्तमान काले क्या बोल रहा है, वर्तमान काले लेखन रतसु कवित्रेषु पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र और प्रभृत्यो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पुरयन्ति।
बोला कि वर्तमान काल में कवित्री जो है पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये संस्कृत की कवित्री है। बोल देगा यहाँ से कि वर्तमान काल के कवित्री कौन है, या तो बोलेंगे पुष्पा दीक्षित, या तो वर्णमाला भवालकर, या तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। कौन कौन है? तो वर्तमान काल के अभी के सबसे प्रसिद्ध लेखिका कौन है, कवित्री कौन कौन है? तो पुष्पा दीक्षित, या तो वर्णमाला भवालकर, या तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये सब क्या है? अभी के समय का क्या है? ये वर्तमान समय का प्रसिद्ध लेखिका है। तो यहाँ तक क्या था? आपका संस्कृत साहित्य का सारांश था। और यदि आप लोग इतना समझ गए तो इसी से पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या है बनने वाला। तो आप लोग देखिए इस ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि व्हाट्सएप वीडियो है, इसी वीडियो में क्या पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझ में आएगा। संस्कृत साहित्य लेखिका के देखने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि संस्कृत साहित्य लेखिका में क्या क्या पूछा गया है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले क्या? संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका जो ये क्या है? ये हम लोग बोलेंगे निबंध है। ये सब क्या है? तो निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है? तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है? निबंध है। ये क्या है? निबंध है। और संस्कृत साहित्य लेखिका में उपनिषद क्या हम लोग बोलेंगे कि उपनिषद जो है, उपनिषद की संख्या कितना है? 108। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। और दूसरा में बोलेंगे पुराणों की संख्या कितना है? तो हम लोग बोलेंगे 18। और तीसरा में हम लोग बोलेंगे वेद का संख्या कितना है? तो 4। कौन कौन वेद होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और फिर इसी से आता है चौथा में कि वेदांत। क्या आता है? वेदांत। तो वेदांत होता है 6। कितना होता है? 6। तुम लोग हिला दिया तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है? तो ये निबंध है। इसमें उपनिषद कितना है? तो 108। पुराणों की संख्या कितना है? तो 18। और वेद कितने हैं? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और वेदांत कितने हैं? 6। वेदांत कितने हैं? 6। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 5वां नंबर में जो ऋग्वेद है, कौन है? जो ऋग्वेद है, इसमें कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24। कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 24। और जो दूसरा तुम्हारा है यथर्ववेद। कौन है? यथर्ववेद। यथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? हम क्या बोलेंगे? यथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? 5। और एक तुम्हारा था लौकिक साहित्य संस्कृत। कौन था? लौकिक साहित्य संस्कृत। लौकिक साहित्य संस्कृत। लौकिक साहित्य संस्कृत में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 40। कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 40। हम लोग आज रखेंगे यहाँ पे 3 बात। ये तीनों बात को आज रखेंगे कि ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है, यथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है, और लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 ऋषिकाओं का वर्णन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक नहीं है। तो फिर हम लोग अगला देखते हैं कि प्रथम कल्पा। आप लोग बताइए प्रथम कल्पा किसे कहा गया है? तो प्रथम कल्पा किसे कहा गया है? तो विषयांका को। किसे कहा गया है? विषयांका को। और आधुनिक संस्कृत साहित्य के लेखिका किसे कहा गया है? आधुनिक। किसे कहा गया है? आधुनिक संस्कृत साहित्य के लेखिका किसे कहा गया है? तो पंडिता छमाराव को। किसे कहा गया है? पंडिता छमाराव को क्या कहा गया? आधुनिक संस्कृत साहित्य की लेखिका। और इनके पिता के नाम क्या है? तो इनके पिता के नाम है शंकर पांडुरंग। शंकर पांडुरंग। और इन अपने पिता पर एक रचना किए थे, वो क्या थे? शंकर चरित्रम। क्या था? शंकर चरित्रम था। और ये किनसे प्रभावित हुए थे? ये गांधी जी से प्रभावित हुए थे। किनसे प्रभावित हुए थे? गांधी जी से। और गांधी जी से प्रभावित होने के बाद कौन कौन सी रचना किए थे?
तो सत्याग्रह गीता, कौन? सत्याग्रह गीता, मुक्तावली, कौन कौन किए थे? मुक्तावली और मीरा लहरी, मीरा लहरी, ये सब क्या किए थे? बहुत से ग्रंथ के क्या किए थे? रचना किए थे। तो यहाँ तक क्या है हम लोग समझ गए हैं। इसमें क्या है, बहुत से ग्रंथ की रचना भी किए थे। और अगला हम लोग देखते हैं कि जो पद थे जिसमें मान लेते हैं कि बृहद अरण्य, किसमें? कि बृहद अरण्य में, बृहद अरण्य में, अरण्य में, बृहद अरण्य में किस कवित्री का वर्णन था? तो बृहद अरण्य में हम लोग पढ़े थे मैत्री का, किसका? मैत्री का वर्णन है। और जो दूसरा पढ़े थे हम लोग जनक की सभा में, किनका? जनक की सभा में। तो जनक की सभा में किनका वर्णन है? तो हम लोग पढ़े थे गार्गी का, किनका? गार्गी का। और तीसरा में हम लोग पढ़े थे कि महाभारत में, महाभारत में किनका वर्णन है? तो हम लोग पढ़े थे महाभारत में जो है उस सुलभा का वर्णन है। किसका वर्णन है? सुलभा का। तो हम लोग ये तीनों याद रखेंगे कि जो बृहद अरण्य में वो किसका वर्णन है? मैत्री का। और जो जनक की सभा में उसमें किसका वर्णन है? तो गार्गी का। और जो महाभारत में उसमें किसका वर्णन है? सुलभा का। तो ये बात हम लोग क्या है तीनों अच्छी तरह से याद रखेंगे। उसके बाद 3 को समय याद दिलाए थे। समय क्या दिलाए थे हम? समय। कि समय हम लोग 3 व्यक्तियों का पढ़े थे। कितने व्यक्तियों का? 3 व्यक्तियों का। तो हम लोग कितने बार विजय प्राप्त किए हैं? कितने बार विजय प्राप्त किए हैं? 8 बार। तो विजयांका, विजय मतलब विजयांका, तो विजयांका का समय कितना है? 8। हम लोग बोलेंगे 8वीं सदी की कितने बार विजय प्राप्त किए हैं? 8 बार। तो विजयांका के समय क्या थी? 8वीं सदी। और कंपन, कंपन कितना बार हुआ था? 14 बार। मतलब कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, तो गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय है 14वीं सदी। क्या है? 14वीं सदी। पर एक व्यक्ति का आर पढ़े थे जो अच्युतराय की पत्नी है तिरुमलांबा। तिरुमलांबा कौन है? तिरुमलांबा, तिरुमलांबा, जिनका समय क्या है? 16वीं सदी। जिनका समय क्या है? 16वीं सदी। ये 3 बात हम लोग क्या है याद रखेंगे कि 8वीं सदी मतलब 8 बार विजय प्राप्त किए तो विजयांका। 14 बार कंपन हुआ है तो कंपन राय का समय क्या है? 14वीं। कंपन राय पत्नी जो है गंगा देवी। और अच्युत राय जो पत्नी है तिरुमलांबा, उसका समय क्या है? 16वीं सदी। ये हम लोग क्या है इतना बात याद रखेंगे। और फिर हम लोग पत्नी देखते हैं किसका क्या पत्नी है, कौन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चंद्रादित्य। किनका? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य के पत्नी के नाम पर क्या थे? तो विजय भट्टारिका। क्या थे? विजय भट्टारिका। और विजय भट्टारिका को सब लोग क्या बोलते थे? विजयांका। क्या कहते थे? विजयांका कहते थे। और दूसरा में हम लोग आ रखे थे, दूसरा में जो है मैत्री। ये क्या है? मैत्री। मैत्री किनकी पत्नी थी? आर्यवल्क्य की। आर्यवल्क्य की पत्नी कौन है? तो मैत्री है। कौन है? मैत्री। और फिर तीसरा में हम लोग पढ़े थे ये जो गार्गी है, ये गार्गी नहीं है। तीसरा में गंगा देवी। तो गंगा देवी, गंगा में क्या होते हैं? कंपन होता है। गंगा देवी में क्या होता है? गंगा पानी में कंपन होता है ना। तो कंपन राय, क्या बोलेंगे? कंपन राय। कंपन राय की पत्नी कौन है? गंगा देवी। कौन है? गंगा देवी। क्योंकि कंपन हो रहा है और कंपन कहाँ होता है? गंगा में, तो गंगा देवी। और बोल देगा कि कंपन कितने बार हो रहा था? 14 बार। तो गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी। और गंगा का पानी कैसा होता है? मधुर। तो गंगा देवी ने किस काव्य की रचना किए थे? तो मधुर विजयम के। इस तरह हम लोग किए थे गंगा देवी। और एक आदमी किए थे तिरुमलांबा, जिनका है अच्युत राय का। किनका है? अच्युत राय। अच्युत राय की पत्नी के नाम कौन है? तिरुमलांबा। कौन है? तिरुमलांबा। बोल देगा तिरुमलांबा किनकी पत्नी है? तो अच्युत राय की। यहाँ से 4 बात रखेंगे। क्या रखेंगे? चंद्रादित्य के पत्नी के नाम विजय भट्टारिका, जिनको बहुत लोग क्या बोलते थे? विजयांका। और आर्यवल्क्य के पत्नी नाम मैत्री। और कंपन राय के पत्नी नाम गंगा देवी। और अच्युत राय की पत्नी नाम तिरुमलांबा। और कुछ रचनाएं हैं। क्या है? कुछ रचनाएं हैं। तो उस रचना के नाम हम लोग देखते हैं। उस रचना के नाम देखते हैं जो अभी हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मधुर विजयम। मधुर विजयम। तो मधुर कहाँ के पानी होता है? गंगा के पानी। तो हम लोग बोलेंगे गंगा देवी। क्या बोलेंगे? गंगा देवी।
तिरुमलांबा के था, तिरुमलांबा के तो कौन था? वो चंपू कैव। कौन था? चंपू कैव। चंपू कैव की रचना कौन किए थे? तो तिरुमलांबा। तिरुमलांबा, ये तिरुमलांबा का रचनाकार है कौन? चंपू कैव। अरे हम लोग पढ़े थे क्या? सत्याग्रह गीता। कौन पढ़े थे? सत्याग्रह गीता। या तो मीरा लहरी, या तो क्या पढ़े थे? मीरा लहरी। ये सब किनकी रचना है? ये सब किनकी रचना है? तो क्या पढ़े थे उसका? कि पंडित छमाराव, पंडिता छमाराव, पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव को क्या बोलते हैं? आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवित्री। ये सब क्या है? इतना ग्रंथ के नाम है। इतना क्या? ये सब ग्रंथ के नाम है। ये हम लोग क्या है बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव देखिए, संस्कृत साहित्य के ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोला जा रहा है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? क्या है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री। हम लोग क्या बोलेंगे? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आप लोग बताइए। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री तिरुमलांबा है कि विजयांका है कि सुलभा है कि पंडिता छमाराव है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? पंडिता छमाराव है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, सुलभा की मिथिलेश कुमारी मिश्र की विजयांका? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र बताए थे ना सबसे लास्ट में। तो वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा में संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो आप लोग बताइए। कथा है कि नाटक है, वार्तालाप है कि निबंध है? हम लोग आज क्या किए थे? निबंध। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा देखते हैं। यथर्ववेद में कितनी ऋषिकार पत्नी का वर्णन है? तो 20, 25, 24 की 5? 5 बोलेंगे। यथर्ववेद किसमें? यथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 5। और ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में 24। और लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने हैं? 40 है। ये क्या है? तो यथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 5। जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 की ओर कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है? तो इसमें बताइए। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हमारा हो जाएगा 30, 40, 25 की 50? 40। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 की ओर कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों में कितने पद हैं? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्री के कितना पद था? 150 की, 100 की, 200 की, 250? कितने पद थे? तो 150 पद थे। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? तो विजय हम लोग कितना बार प्राप्त किए हैं? 8 बार। तो हमारा 8वीं, 10वीं सदी, 8वीं सदी, 12वीं सदी, 9वीं सदी? 8वीं सदी। जो हमारा आंसर हो जाएगा बी है, लेकिन सी में लिखा हुआ है। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 8वीं सदी। क्या हो जाएगा? 8वीं सदी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की देखते हैं कि पंडिता छमाराव द्वारा सत्याग्रह गीता किसके दर्शन के बाद हुआ था? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की रानी लक्ष्मीबाई की इंदिरा गांधी? किनके दर्शन से प्रभावित हुआ था? तो महात्मा गांधी से। किनके दर्शन से? महात्मा गांधी से। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि पंडिता छमाराव, क्या बोल रहा है हमारे पास कि पंडित छमाराव के पिता कौन थे? पंडित छमाराव के पिता कौन थे? पंडित छमाराव के पिता पंडित शंकर पांडुरंग थे, याज्ञवल्क्य थे, अच्युत राय थे कि कंपन रानी थे? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
पंडित शंकर पांडुरंग। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 कि क्षमाराव ने किसकी रचना की है? तो क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव के कौन कौन से रचना थे? तो मधुर विजयम की ग्राम ज्योति की, शंकर चरित्रम की, नित्य श्लोक नहीं, मधुर विजयम का गंगा देवी के, ग्राम ज्योति, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, ये सब क्या है? ये सब पंडिता क्षमाराव के। शंकर चरित्रम किसका था? दूसरा के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ग्राम ज्योति। ये किनका है? पंडिता क्षमाराव के। अब क्वेश्चन नंबर 11 है आगबल्की की पत्नी का नाम। तो बताइए आगबल्की की पत्नी नाम क्या है? मैत्री। आगबल्की की पत्नी नाम क्या है? मैत्री, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 में बोल रहा है कि आगबल्की ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी है? तो आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी है? तो मैत्री को, अपने पत्नी को ही दिए थे। तो जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग पास है 13 आगबल्की ने किसकी शिक्षा देते हैं? तो आगबल्की ने किसकी शिक्षा देते हैं? ब्रह्म तत्व का, संस्कृत साहित्य का, कि आत्म तत्व का, कि गीता का? आत्म तत्व का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 चालुक वंश के राजा कौन थे? तो आप लोग बताइए चालुक वंश के राजा आदित्य थे, दंडी थे, कंपन राय थे, कि चंद्रादित्य थे? चंद्रादित्य। कौन थे? चंद्रादित्य थे। चालुक वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य थे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15 में देखते हैं कि चंद्रादित्य की रानी कौन है? चंद्रादित्य की रानी विजयांका है, कि विजय भट्टारिका है, कि गार्गी है, कि मैत्री है? विजय भट्टारिका। क्या है? विजय भट्टारिका। तो चंद्रादित्य की पत्नी नाम क्या है? विजय भट्टारिका। लेकिन बहुत से लोग विजय भट्टारिका को क्या कहते हैं? विजयांका कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयांका। लेकिन इसका सही आंसर क्या जाएगा? विजय भट्टारिका। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, तो आप लोग बताइए 15 क्वेश्चन जवाब दिए हैं। अभी तक कितने जवाब दिए हैं? 15 क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। और 15 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है? 15 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है? तो आप लोगों से आशा करते हैं 15 में से 15 जवाब जरूर दिए होंगे। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 कि विजयनगर के राजा किस भाषा का संरक्षण प्रयास किया था? तब विजयनगर का राजा कौन था? नरेश। तो नरेश ने किस भाषा का संरक्षण किया था? संस्कृत की, हिंदी की, कन्नड़ा की, बांग्ला? संस्कृत भाषा के संरक्षण किए थे। किस भाषा के संरक्षण किए थे? संस्कृत भाषा के। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 मधुर विजयम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो मधुर विजयम मतलब मधुर। कहाँ की पानी मधुर होती है? गंगा की पानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा देवी। क्या हो जाएगा? गंगा देवी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18 कि गंगा देवी के पति कौन है? तो गंगा में क्या होता है? कंपन। गंगा में क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? कंपन रहा। जब हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कंपन राय की पत्नी कौन है? कंपन कहाँ होता है? गंगा में। इसका हो जाएगा आंसर गंगा देवी। क्या हो जाएगा आंसर? और क्वेश्चन नंबर 20 है कि अच्युत राय की पत्नी कौन है? तो अच्युत राय की पत्नी कौन है? तिरुमलांबा। कौन है? अच्युत राय की पत्नी कौन है? तिरुमलांबा है। और क्वेश्चन नंबर 21 की वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य कौन है? तो वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य की रचना कौन की है? तो तिरुमलांबा ही ने की है। कौन की है? तिरुमलांबा की रचना बता देने। मधुर विजयम के रचनाकार कौन है? तो गंगा देवी। और चंपू काव्य की रचना कौन है? तो तिरुमलांबा। और जो पढ़ाई सत्याग्रह गीता है तो चंपू काव्य या तो ग्राम ज्योति, ये सब किनकी है? पंडिता क्षमाराव। लेकिन यहाँ पर चंपू काव्य की रचना कौन किए थे? तो तिरुमलांबा ने। कौन किए थे? तिरुमलांबा ने। और क्वेश्चन नंबर 22 देते हैं कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल में कौन है? विभाराव, अभाराव, क्षमाराव, कि रमाराव? तो पंडिता क्षमाराव। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 कि वर्णमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? तो वर्णमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब किस काल के हैं? तो प्राचीन काल के, अति प्राचीन काल के, मध्य काल के, वर्तमान काल के? वर्तमान काल के। किस काल के हैं? वर्तमान काल के। ये प्रसिद्ध है। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो आप लोग बताइए विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो चंद्रादित्य। किसकी पत्नी है? चंद्रादित्य की। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में कितने? तो ऋग्वेद में 24, यजुर्वेद में 5 और लौकिक में 40। यहाँ पे बोला ऋग्वेद में, ऋग्वेद में कितना होगा? 24। चतुर्विंशति, ये तो विंशति मतलब होता है 20। कितना होता है?
20, तो 20 तो होगा नहीं, पंच मतलब 5, ये भी होगा नहीं। तो चतुर्विशति, विशति मतलब 20 और चतुर मतलब 4, 4 और 20 कितना होता है? 24। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ चतवारिशत हो रहा है कि 40, तो नहीं, ये क्या होगा? 40 नहीं होगा। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शन बताइए जिससे काम का वर्णन है? तो 24 है। कितने? 24, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, सॉरी क्या हो जाएगा? बी, चतुर्विशति, जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 26 कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो आप लोग बताइए महाभारत में किस लेखिका है? सुलभा का। हम लोग बताए थे कि पहला में हम लोग देखे थे क्या? बृहदरण्य। कौन है? बृहदरण्य। बृहदरण्य में किनका वर्णन है? मैत्री का। बृहदरण्य में किनका वर्णन है? मैत्री का। और दूसरा में जनक की सभा में, जनक की सभा में किसका वर्णन है? गार्गी का। और तीसरा पढ़े थे हम लोग महाभारत की सभा में किनका वर्णन है? तो महाभारत की सभा में, किनका सभा में? महाभारत की सभा में किनका वर्णन है? तो सुलभा का। किनका है? सुलभा का। तो भाई यहाँ पे बोला महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो सुलभा का, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 27 कि गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा में कितने बार कंपन होते हैं? गंगा बार में 14 बार कंपन होते हैं। कितने बार कंपन होते हैं? और 8 बार विजय प्राप्त करते हैं। तो विजय मतलब विजयांगा के समय 8वीं सदी, और ये जो 14वीं सदी है गंगा में कंपन होता है। तो इसके क्या हो जाएगा आंसर? 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी, 14वीं सदी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 28 कि समाज की गाड़ियां किससे चलती है? ये सब आप बताइए। समाज की गाड़ियां भाई बहन से चलती है कि पुरुष नारी से, कि राजा मंत्री से, कि दोस्त से? नारी से, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आप लोग का ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पता है। पूरा सारांश क्या है? एक बार सारांश समझ नहीं है, पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्या जवाब देते जा रहे हैं। अब 29 देखते हैं सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तात्पर्य है? सभी भाषाओं के बारे में कौन तात्पर्य था? पुरुष की मंत्री की स्त्री की राजा? स्त्री क्या था? सभी भाषाओं में तात्पर्य था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मैत्री किनकी पत्नी है? तो मैत्री किनकी पत्नी थी? आज्ञवल्क्य। आज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? तो मैत्री। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं कि विजयांका किस वर्ण की थी? आप लोग बताइए विजयांका किस वर्ण, वर्ण मतलब किस रंग की थी? श्याम वर्ण, श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, के हरित वर्ण? तो किस वर्ण की थी? जिस प्रकार हमारे भगवान कृष्ण थे उसी रंग की कौन थी? तो विजयांका थी, श्याम वर्ण की। क्वेश्चन नंबर 32 है कि नीलोत पल्लव श्यामा किसे कहा गया? तो नीलोत पल्लव श्यामा किसे कहा गया है? तो विजयांका। मतलब नील कमल की तुलना से किसको किया गया था? तो विजयांका को। किसको किया गया था? और किसी ने बोला डांडी ने इसको विजयांका को क्या कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नीलोत पल्लव श्यामा कहाँ से लिया गया है? सरस्वती श्लोक। तो कहाँ से ये लिया गया है? आलेस कथा से, भारत महिमा से, कि नीति श्लोक की संस्कृत साहित्य लेखिका से? संस्कृत साहित्य लेखिका से, जो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नीलोत पल्लव श्यामा मतलब नील कमल की पत्ते की तरह से तुलना किसको किया गया था? तो विजयांका को। ये किसमें बात बताया गया है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका में। और 34 बोला है कि लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन है? तब प्रथम कल्पा किसे कहा जाता है? तो प्रथम कल्पा बताए थे विजयांका को। किसको कहा जाता है? तो वही बोला लौकिक संस्कृत में कितने कवित्री है? तो 40। और सबसे प्रथम कल्पा किसे कहा गया है? विजयांका को। किसे कहा गया है? जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 35 श्याम वर्ण कौन थी? श्याम वर्ण के कौन थे? बताओ। गंगा देवी, विजयांका की गार्गी की गर्मी? तो कौन था? विजयांका। विजयांका का रंग कैसा था? श्याम वर्ण का। कैसा था? श्याम वर्ण का। तो आप लोग अभी तक 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब दे चुके हैं। 35 ऑब्जेक्टिव में आप लोग बताइए कि कितने ऑब्जेक्टिव का सही जवाब दिए हैं। यदि आप लोग सारांश पढ़े होंगे शुरू से अंत तक तो क्या है, एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि छूटा होगा, एक भी ऑब्जेक्टिव। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 36 की दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा? दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा? विजयांका को, कि गंगा को, कि विजय भट्टारिका को, कि शिला को? तो किसे कहा है? विजयांका को। किसे कहा है? विजयांका को। क्या कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती। किसने कहा है? तो डांडी। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? पता आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? इंद्राणी को,
कि गार्गी को, यमी को, कि मैत्री को? मैत्री को। किसने दिया है? तो याज्ञवल्क्य ने, क्योंकि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्री है। और मैत्री क्या चीज के शिक्षा लिए थे? आत्म तत्व। किसके लिए थे? आत्म तत्व के। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? तो मैत्री। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? तो मैत्री। कौन वर्णित है? मैत्री थी। कौन उपनिषद में? तो बृहदारण्य में। कौन है? बृहदारण्य में। बृहदारण्य में कौन है? तो ये दार्शनिक रूप में कौन? मैत्री का वर्णन है। दार्शनिक रूप में किसका है? मैत्री का वर्णन है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं कि गार्गी किसके सभा में विदुषी थी? विदुषी मतलब विद्वान। तो गार्गी किनके सभा में? तो गार्गी जनक के सभा में। किनके सभा में? जनक के सभा में। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। हम पहले बताए थे कि बृहदारण्य में कौन था? तो बृहदारण्य में कौन था? मैत्री। और जनक की सभा में कौन था? तो गार्गी। और महाभारत की सभा में किसका वर्णन है? तो महाभारत की सभा में किसका वर्णन है? तो सुलभा का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? तो जनक की सभा में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो गंगा का पानी मधुर, तो मधुर बीजियम। गंगा का पानी कैसा होता है? मधुर। तो मधुर बीजियम की रचना की है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, अच्युत राय कहाँ के राजा है? तो अच्युत राय कहाँ के राजा? काशी, दरभंगा की, चित्तौड़ की, विजयनगर। विजयनगर के राजा कौन है? अच्युत राय। और अच्युत राय की पत्नी कौन है? तो तिरुमलांबा। कौन है? तिरुमलांबा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है अच्युत राय किस नगर, मतलब कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 42 कि अच्युत राय का काल क्या है? तो आप लोग बताइए। अच्युत राय तो हम लोग पहले पढ़े थे विजय कितने बार प्राप्त किए थे? 8 बार। मतलब विजयांका के समय क्या है? 8वीं सदी। और कंपन कितना बार होता है? 14 बार। तो कंपन राय पत्नी कौन है? गंगा। तो गंगा के समय क्या है? 14वीं सदी। तो वो दोनों के हो गया 8 और 14। तो ये और समय पढ़े थे। ये और कितना समय पढ़े थे? 16वीं। तो अच्युत राय का समय क्या होगा? 16। तो 16 बड़ा अष्टम शतक कि चतुर्थ शतक कि षोडश शतक कि एक दशक शतक? तो 16 शतक। इस 16 है क्या है? 16वीं सदी। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 की ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का, ऋषिकाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में कितने? तो ऋग्वेद में कितना था? तो ऋग्वेद में 24। और यथर्ववेद में कितना? 5। और लौकिक साहित्य संस्कृत में कितना था? 40। तो यहाँ पे किसके बारे में बोल रहा है? ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में कितना? 24। ABCD। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 44 कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित्र किनके बारे में लिखा है? तो शंकर पांडुरंग के बारे में। और शंकर पांडुरंग के बेटी कौन थे? पंडिता छमाराव। तो पंडिता छमाराव लिखे थे। कौन लिखे थे? पंडिता छमाराव। तो बोलेगा पंडिता छमाराव के पिता के नाम शंकर पांडुरंग। और शंकर पांडु के जीवनी पर ही शंकर चरित्रम की रचना किए थे। कौन? पंडिता छमाराव। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 45 कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? मतलब किसे कहा गया सर्व शुक्ला सरस्वती? तो याज्ञवल्क्य, जनक, बाणभट्ट की दांडी। तो दांडी ने कहा है। किसे कहा है? दांडी ने। किसको कहा है? विजयांका को। तो भाई वो है सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? मतलब किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो दांडी ने। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। किसको कहा है? तो विजयांका को। और 46 नंबर क्वेश्चन है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन था? तो जनक की सभा में कौन है? तो जनक की सभा में गार्गी। जनक की सभा में कौन है? गार्गी। और बृहदारण्य में मैत्री। और महाभारत में सुलभा। तो यहाँ पे बोला जनक की सभा में कौन होगा? गार्गी। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है? तो दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन होगा? यहाँ पे हो जाएगा देव कुमारिका। या तो फिर वो हम लोग बोलेंगे बहुत से इसमें थे, तो इसमें हमारा दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका कौन हो जाएगा? देव कुमारिका। ई भी हो जाएगा। शीला भट्टारिका भी, राम भद्रामा, मतलब इनमें से सभी है। इनमें क्या होगा? इनमें से सभी। ये सब कहाँ के है? सब दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका। शीला भट्टारिका भी वहीं के थे, राम भद्रामा भी वहीं के थे, और देव कुमारिका भी क्या थे? दक्षिण भारत के। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी हो जाएगा इनमें से।
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 48 कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कविताओं का फल मिलता है? आप लोग ये बताइए। इसको बहुत बार बता चुके हैं। 30, 24, 440, 40। तुम्हारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 40। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अभी बताए थे, पंडिता छमारा। जो पंडिता छमारा के पिता कौन है? शंकर पांडुरंग। उन्हीं के जीवनी पर ये क्या है लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 50 में बोला है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? तो विशाल संस्कृत साहित्य किनके द्वारा संबंधित है? तो बोला कवियों द्वारा, शास्त्रकारों द्वारा, कि कवियों और शास्त्रकारों द्वारा दोनों, कि कलाकारों द्वारा? तो हम लोग किनके बारे में बता सकते हैं? तो ये हम लोग बोलेंगे कवियों और शास्त्रकारों द्वारा दोनों। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा है? तो कवियों और शास्त्रकारों द्वारा दोनों। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर रचनाकार कौन है? तो गांधी दर्शन के बाद किस रचना किए थे? तो सत्याग्रह गीता। जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, सत्याग्रह गीता। और आप लोगों का ये 51 क्वेश्चन था। और आप लोग बताइए कि 51 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का जवाब दिए हैं? आप लोग एक बार कमेंट जरूर करें 51 क्वेश्चन में कितना दिए। एक बार क्या है कि पूरा सारांश को यदि देखे होंगे तो 51 क्वेश्चन में 51 क्वेश्चन आप लोग जवाब दिए होंगे। ऐसा एक भी नहीं होगा क्वेश्चन कि एक भी उसके बारे में पता नहीं है। तो आइए इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो संस्कृत साहित्य के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन कि उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें, कि उपनिषद में महिला का योगदान कितना है? तो जितना पुरुष के था उतना महिला के भी है। तो वही यहाँ पे है कि वृद्ध अरण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो मैत्री है, कौन है? वृद्ध अरण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो मैत्री को किस रूप में? दार्शनिक रुचि का वर्णन है। जनक की सभा में किनका? गार्गी प्रसिद्ध थी। और महाभारत में कौन? सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं को 150 पद देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ से क्या क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ से बोल सकते हैं कि उपनिषद में महिलाओं का योगदान क्या है? तो उपनिषद में महिलाओं का बहुत योगदान है। जो वृद्ध अरण्य उपनिषद में था उसमें किसका वर्णन है? तो मैत्री का। और दूसरा जो जनक की सभा में है, जनक की सभा में किनका वर्णन है? तो गार्गी का। और जो तीसरा था महाभारत की सभा, महाभारत में, तो महाभारत में किसका वर्णन है? तो सुलभा का। और बड़ा महाभारत में सुलभा का वर्णन है। अलौकिक संस्कृत साहित्य में महिलाओं ने कितने पद देखने को मिलता है? 150 पद देखने को मिलता है। तो यही बोल देंगे महिलाओं का योगदान है। ये सब क्या है? महिलाओं का योगदान है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो संस्कृत साहित्य पाठ से हमें यही संदेश मिलता है, इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। संस्कृत भाषा के समृद्धि में पुरुषों के समान महिलाओं भी चलती रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष उस समय का सिर्फ क्या है? पुरुष ही मतलब रचना करते थे, नहीं, उस समय के साथ महिलाओं भी क्या है? चलती रही। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं आदि में काफी योगदान है। इन दोनों से हम लोग को क्या यही संदेश मिलता है कि ऐसा नहीं है कि सब ग्रंथ क्या है? पुरुष ही किए थे, उसके साथ कौन चल रहे थे? तो स्त्री भी चल रही थी, महिलाएं भी चलती है। वैदिक युग से आधुनिक युग समय तक क्या ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं आदि में क्या है? काफी योगदान है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। इस चैप्टर से क्या है? बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। सब्जेक्टिव पूछता है या तो नहीं, या तो इस चैप्टर से क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या बहुत है, क्योंकि घुमा हुआ वाला क्वेश्चन है। लेकिन बोल रहा है कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? 3 वाक्यों में उत्तर दें। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय है। संस्कृत भाषा का संरक्षण क्या है? पहले क्या होता था कि मान लो कि अभी हम लोग का किताब फट गया, दूसरा खरीद लेते हैं या तो फोटो कॉपी करा लेते हैं। लेकिन पहले का जो था उससे हम लोग क्या फोटो कॉपी नहीं करा पाते थे, तो उसका संरक्षण भी करना बहुत जरूरी था। किस तरह उसका बचाव किया जाए। और उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी और महारानी
विजय भट्टारिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य क्या किए थे, रचना किए थे। ऐसा उस समय के क्या है, जो रानियां भी थी उस समय की रानियां क्या थी, पढ़ लिखत थी। उस समय भी क्या, उसको भी संस्कृत के बारे में ज्ञान था और संस्कृत के क्या किए थे, रचना किए थे। और क्वेश्चन हमारे पास 4 है। चौथा है संस्कृत में पंडिता छमारा के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत में पंडिता छमारा बोला है, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिका जो पंडिता छमारा है क्या है, अति प्रसिद्ध है। बोल देगा आधुनिक समय की लेखिका कौन है, पंडिता छमारा है। और शंकर चरित्रम उनकी अनुपम रचना है, जो उनके पिता के जीवनी पर लिखा गया क्या था, शंकर चरित्रम उनकी अनुपम रचना है। और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कौन कौन से रचना लिखे थे, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद, यात्रा, ये सब क्या थे, उनकी रचनाएं थी। तो वही बोल रहा है कि पंडिता छमारा के योगदान का वर्णन करें, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आधुनिक समय की लेखिका जो पंडिता छमारा है, संस्कृत में क्या था, बहुत योगदान था। और शंकर चरित्रम क्या था, उनका अनुपम रचना है। क्यों, क्योंकि शंकर चरित्रम किस पर लिखा गया था, उनके पिता जो शंकर पांडुरंग थे उन्हीं के पिता, उन्हीं के बाद जीवनी लिखे। और गांधी दर्शन के बाद, किनके दर्शन के बाद, गांधी दर्शन के बाद उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति और विचित्र परिषद, यात्रा आदि क्या किए थे, रचनाएं किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है और लास्ट क्वेश्चन है ये, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी महिला थी, तो चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका, चालुक्य वंश के महारानी विजय भट्टारिका ने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की। संस्कृत साहित्य में क्या है कि कितने, लौकिक में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 40, और उसने कितने काव्यों की रचना किए थे, तो 150। तो वही बोला है, चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने लौकिक संस्कृत साहित्य में, किसमें, लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और लगभग 40 दक्षिण भारतीय, कितने, 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 मतलब 150